मेरे बच्चे खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा 10 का चैप्टर चल रहा है। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है एजेंसी या अभिकरण संबंधी वैधानिक प्रावधान। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है एजेंसी या अभिकरण संबंधी वैधानिक प्रावधान। आज हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जिन जिन बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे उनमें से पहला है एजेंसी से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय या तात्पर्य। एजेंसी से आप क्या समझते हैं, एक। दूसरा है एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कौन बन सकता है, एजेंट कौन बन सकता है, और एजेंट व नौकर में अंतर, और एजेंट वो जो ठेकेदार है उसमें भी अंतर बढ़ेंगे में अंतर। ठीक है, तो आज एजेंसी संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एजेंसी से आप क्या समझते हैं, एजेंसी क्या होती है, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कौन बन सकते हैं, कौन बना सकता है इनको, और एजेंट और नौकर में अंतर है, और एजेंट और ठेकेदार में अंतर है। तो पहला जो अपना आज का जो बिंदु आता है इसमें आता है एजेंसी से अभिप्राय। एजेंसी से अभिप्राय, एजेंसी से आप क्या समझते हैं। तो एजेंसी के संबंध में अगर हम लोग देखते हैं, एजेंसी का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम में एजेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं एजेंसी के अंदर अनुबंध अधिनियम जो है उसमें धारा 182 से और 238 में इसका जो नियमन किया गया है, इसकी व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है। तो इस प्रकार से एजेंट और प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ही एजेंसी कहते हैं। इसके अनुसार एजेंट तथा प्रधान के बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उनको ही एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक न्यायिक निर्णय के अनुसार एजेंसी का सार यह है कि प्रधान अपने एजेंट को अधिकार देता है। एजेंसी का सार क्या बताया जाता है कि प्रधान अपने एजेंट को यह अधिकार देता है कि वह अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाए, वह अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाए। तो इस प्रकार से एजेंसी के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से लेकर 238 तक एजेंसी संबंधी जो संबंध होते हैं उनका नियमन किया गया है। इस प्रकार से
इसमें एजेंट तथा प्रधान के बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उनको ही एजेंसी के नाम से जाना जाता है। एक निर्णय के अनुसार एजेंसी का सार यह है कि प्रधान अपने एजेंट को यह अधिकार देता है कि वह अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाए। इसको एजेंसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एजेंसी के तत्व, दूसरा जो टॉपिक आता है समझते, वो आता है एजेंसी के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी के जो तत्व होते हैं इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। एजेंसी का जन्म जो होता है एजेंट तथा प्रधान के बीच ठहराव से होता है। इसमें एजेंट तथा प्रधान जो होता है, नियोक्ता जो होता है, उसके मध्य ठहराव से होता है। एजेंसी का जो जन्म होता है इनका ठहराव से होता है। ठीक है, एजेंसी के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रहे कि एजेंसी का जो जन्म होता है वो मात्र ठहराव से होता है, और ठहराव किनके बीच में होता है? एजेंट तथा प्रधान के बीच में होता है, इसलिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से एवेस होता है उसको भी एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रधान होता है उसमें अनुबंध करने की सभी प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। ये बातें निश्चित होती है, सभी प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। मूल्यवान प्रतिफल का होना भी यहाँ पे आवश्यक नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि दोनों के मध्य ठहराव से होना चाहिए, और ठहराव से ही एजेंसी का जन्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो है एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, कर सकता है। एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कोई भी जो व्यक्ति या संस्था जो होते हैं वो एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे एक नंबर पे है सभी वयस्क व्यक्ति, सभी वयस्क व्यक्ति, सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो यहाँ पे तीन बातें हैं। सभी जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वो एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। सभी स्वस्थ मस्तिष्क के जो व्यक्ति होते हैं वो भी एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं, और ऐसे जिन्हें राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ऐसे व्यक्ति भी एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। जिन पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होती है वे सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो आता है वो है कोई भी संस्था या
कंपनी के द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी के द्वारा कोई भी जो संस्था है, फर्म है या कोई कंपनी है, वो भी अपनी तरफ से एजेंट की नियुक्ति कर सकती है और इसके द्वारा न्यायालय द्वारा संरक्षक या न्यायालय द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायालय द्वारा वैधानिक रूप से एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखते हैं कि एजेंट की नियुक्ति कौन कर सकता है, एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है। तो आप बता सकते हैं ऐसे सभी व्यक्ति एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं जो वयस्क हो, सवश मस्तिष्क के हो, जिनको राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, कोई भी संस्था या कंपनी के द्वारा नैसर्गिक संरक्षक या वैधानिक रूप से न्यायालय के द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है कि कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है। तीसरा जो है, कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है। तो एजेंट से संबंधी एजेंट के लिए देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति एजेंट बन सकता है जिसमें ठहराव करने की क्षमता होती है। यानी कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है जो ठहराव कर सकता है। इसमें अवयस्क व्यक्ति जो होता है वो भी एजेंट बन सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो, क्योंकि एक एजेंसी का जन्म जो होता है वो इसमें ठहराव के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अवयस्क व्यक्ति होता है उसको भी एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन जिस नियोक्ता के द्वारा एजेंट बनाया जाता है उस नियोक्ता में, प्रधान में सभी प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट द्वारा किए गए सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके लिए उसका प्रधान ही जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से सभी व्यक्ति एजेंट हो सकते हैं। अवयस्क व्यक्ति को भी एजेंट बनाया जा सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा उसको एजेंट बनाया जाता है उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए उसी को उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए एक अवयस्क व्यक्ति होता है उसको भी एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन एक अवयस्क व्यक्ति को एजेंट बनाना जोखिम भरा कार्य होता है। इस प्रकार से एक प्रधान को या नियोक्ता को अवयस्क व्यक्ति को एजेंट बनाने से हमेशा परहेज रखना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए, इसमें बधाई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है एजेंट तथा नौकर में अंतर। एजेंट तथा नौकर, एजेंट तथा नौकर में अंतर। एजेंट तथा नौकर में कौन कौन सी अंतर होते हैं? सबसे पहले है अनुबंधात्मक संबंध। अनुबंधात्मक संबंध, यहां अंतर का आधार, इसके आधार पे देख सकते हैं अनुबंधात्मक संबंध एजेंट तथा नौकर में अंतर अनुबंधात्मक संबंध के आधार पे करेंगे। तो एजेंट जो होता है वो अपने मालिक या प्रधान के तीसरे प्रस्ताव के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। एजेंट अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है
जबकि नौकर अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं करवाता। दूसरा जो है ये हम देखेंगे प्रतिफल के आधार पर, प्रतिफल इनका जो होता है, प्रतिफल के आधार पे एजेंट जो होता है उसका जो प्रतिफल होता है वो फीस होती है, और नौकर जो है उसका जो प्रतिफल है वो वेतन एवं मजदूरी होती है, वेतन एवं मजदूरी होती है। उसके बाद में तीसरा जो अंतर का आधार लेंगे वो है सेवा योजक, सेवा योजक। इसके आधार पे देखेंगे एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, यानी अनेक व्यक्तियों की तरफ से वह अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवा सकता है। जैसे साझेदारी संस्था होती हैं उनमें अनेक साझेदार होते हैं और उनकी तरफ से एक एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, तो एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, जबकि नौकर का सामान्यतः एक ही सेवा योजक होता है। अर्थात नौकर जो होता है वो एक ही व्यक्ति को सेवाएं दे सकता है, एक ही व्यक्ति को सेवाएं प्रदान कर सकता है। और उसके बाद में है एजेंट एवं नौकर, एजेंट एवं नौकर, एजेंट एवं नौकर के आधार पे हम लोग अंतर करते हैं कि एक एजेंट एक ही समय में एजेंट तथा नौकर नहीं हो सकता, वह सामान्यतः एजेंट का कार्य ही करता है, लेकिन एक नौकर जो होता है वो नौकर के साथ साथ एजेंट का कार्य भी कर सकता है। सामान्यतः दिन में वह नौकरी करके और शाम को एक्स्ट्रा टाइम में जो है एजेंट का कार्य भी वह कर सकता है। तो एक बार फिर देख लो, एजेंट तथा नौकर में हम लोग जो अंतर देखते हैं, एजेंट अपने मालिक के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है, नौकर अनुबंधात्मक संबंध स्थापित नहीं करवाता है। एजेंट का प्रतिफल फीस होती है, नौकर का प्रतिफल वेतन तथा मजदूरी होती है। एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, नौकर का एक ही सेवा योजक होता है। एजेंट एक ही समय में केवल एजेंट का ही कार्य कर सकता है, और नौकर नौकर भी हो सकता है और एजेंट भी बन सकता है। तो इस प्रकार से इनमें अंतर है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है एजेंट तथा नौकर में अंतर, ये 2019 में परीक्षा में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था। इस बार एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर बताइए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर, एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर बताइए। एजेंट जो होता है अपने नियोक्ता के अनुसार कार्य करता है, एजेंट जो होता है अपने प्रधान या मालिक के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, जबकि एक ठेकेदार अपने अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। यानी एजेंट जो अपने कार्य करता है वो अपने प्रधान या नियोक्ता के अनुबंध के अनुसार जो करता है, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है, और ये ठेकेदार जो होता है अपने मालिक के निर्देशानुसार कार्य ही इसके द्वारा किया जाता है। ठेकेदार विशेष परिस्थिति में एजेंट हो सकता है। उसके बाद में ठेकेदार यानी ठेकेदार विशेष परिस्थिति में एजेंट हो सकता है। इसको आप यूं समझिए, एक ही समय के अंतर्गत एजेंट ठेकेदार हो सकता है, नहीं हो सकता। एजेंट अपने नियोक्ता की तरफ से केवल एजेंट का ही कार्य कर सकता है, लेकिन एक ठेकेदार इसके अंतर्गत जो होता है वो एजेंट नहीं हो सकता है। यानी एजेंट जो होता है वो कभी कभी ठेकेदार बन सकता है, लेकिन ठेकेदार होता है वो एजेंट नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आज हमने एजेंसी संबंधी
अनुबंध जो है इनके बारे में पढ़ा। एजेंसी क्या होती है, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन व्यक्ति एजेंट बन सकते हैं, एजेंट की नियुक्ति कौन कर सकता है, और इसमें एजेंट तथा नौकर में अंतर, एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर, ये हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। कल एजेंसी संबंधी जो विधियां हैं, एक एजेंट के कौन कौन से अधिकार होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। कल इस अध्याय का लास्ट वीडियो बनेगा, लास्ट टॉपिक जो है, उसके बाद में अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। खुश रहो सभी।